नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और एक बहुत दिन से एक बात चल रही थी, एक चर्चा छिड़ी हुई थी कि सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया, इन सब के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, इनके ऊपर थोड़ी सी एक रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो आज सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईटी मिनिस्टर और सूचना प्रसारण मंत्री ने मिलकर इसका ऐलान किया कि 3 स्तर पे 3 टायर एक सिस्टम बनाया गया है रेगुलेशन का, जिसमें कंपनियां जो इस तरह के कामकाज करती हैं वो इसको अप्लाई करेंगी और सेल्फ रेगुलेशन पे जोर दिया गया कि वो अपने लिए खुद एक अपने रेगुलेशन का तरीका बना लें, उसको वो एड्रेस करें। अपने यहाँ वो एक नोडल ऑफिसर रखें, एक ग्रीवियंस ऑफिसर रखें जो उनके लेवल पे जो समस्याएं, जो शिकायतें आती हैं उनका वो निपटारा करें। और ये सारा फ्रेमवर्क जो मौजूदा आईटी कानून है उसके तहत ही है। तो ये एक सेल्फ रेगुलेशन की बात कही भी जा रही थी इस सेगमेंट के लोगों की तरफ से कि सेल्फ रेगुलेशन जैसे अभी हम लोगों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे अपने सेल्फ रेगुलेशंस हैं, उसी तरीके से ये काम किया गया है और ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बड़ी आलोचना होती थी कि वहाँ किस तरीके का ख़राब कंटेंट आता है, गालियाँ, हिंसा, सेक्स, ये सब बहुत दिखाई देता है, इसको रोकने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे भी एक सेल्फ रेगुलेशन मॉडल ही रखा गया है कि आप खुद तय करें कि क्या आपको दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। तो ये एक बड़ी फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस हमारे सामने आई। इसी पर आज बातचीत करेंगे कि ये कितनी कारगर होगी कि नहीं होगी, या इसको लागू कराने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो सकती है, क्या आशंकाएं या संभावनाएं हो सकती है, या बिल्कुल ये कि वेलकम स्टेप है। इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत से पहले आपको ये क्यों ज़रूरत पड़ी, हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आप स्वयं सुनिए रविशंकर प्रसाद जी जो मिनिस्टर हैं आईटी के, उन्होंने क्या कहा कि ये क्यों बनाए गए हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी। तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, many became as an intermediary, then became the social media, some became publishers overnight। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में केओस, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा द बेसिक एसेंस ऑफ दिस इज व्हाट आई वुड से इट ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म where we are insisting upon the platform to develop the mechanism। प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। All media platforms must have the same justice system। और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। तो आपने सुना कि दोनों ही जो मीडियम है, एक ओटीटी वाला जहां पे फिक्शन और फिल्म और सीरीज ये सब आते हैं, और दूसरा जो न्यूज़ मीडियम है, सोशल मीडिया जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, या जो डिजिटल चैनल है यूट्यूब के, उनकी हम बात करें जहाँ पे न्यूज़ के बहुत सारे आइटम होते हैं या दूसरे समसामयिक विषयों पे बनते हैं, इसकी हमेशा आलोचना होती रहती है। चलिए परिचय करा दूँ आपका हमारे मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वकील भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं।
आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही अनिल रस्तोगी जी हैं जो एक बड़े प्रख्यात कलाकार हैं। इनका चेहरा देख के आप समझ जाएंगे कि बहुत सारी OTT सीरीज में रस्तोगी जी ने काम किया है। इसके साथ आशुतोष जी हैं, पत्रकार हैं और सत्यहिंदी.com एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, वेबसाइट है इनकी जिसपे चलाते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो दोनों लोग उस पेशे से, उस प्रोफेशन से अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उसकी दिक्कतें, आशंकाएं, संभावनाएं सबको बड़े अच्छे से बातचीत कर सकते हो। साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं जो एक और वकील हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसको लागू करने में टेक्निकली क्या क्या दिक्कत आ सकती है। लेकिन आलोक शर्मा जी और आशुतोष जी, आप लोग हमेशा शिकायत करते थे कि बहुत फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, बहुत सारे समाज में गड़बड़ियां की जाती हैं, तो अब तो आप खुश होंगे, अब आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए, इस रेगुलेशन का। आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अक्टूबर 2013 में सबसे पहले एक कानून बना, जिसको मोदी सरकार ने आकर 2014 में अभी तक लागू नहीं किया था, और इसके ऊपर लंबे समय से एक मांग उठती आ रही थी। और ये जो वर्तमान का कानून भी है, इसका प्रारूप जो है वो 2018 में शुरू हुआ, और उसको बहुत गुपचुप तरीके से इसके ऊपर सजेशंस मांगे गए। यही कारण है कि 3 साल लगे इसमें, और मात्र 171 सजेशन और 80 काउंटर सजेशंस इसके ऊपर आए हैं। तो बहुत चुपचाप सरकार ने अपने काम किया है ये। और जो आज लग रहा है उसका मकसद फेक न्यूज़ को रोकना कम लग रहा है। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो आलोचना बढ़ती चली जा रही है, उसको कंट्रोल करने का एक ये टूल नज़र आ रहा है। पहली चीज़, सर्विलेंस का एक टूल इनके हाथ में आ गया है कि उसमें जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होगा, ये होगा, फिर वो कमेटी बनेगी, हाई पावर्ड कमेटी बनेगी। उसके बाद दूसरी, मोरल पॉलिसिंग जो शुरू होगी अब, जैसा कि यूपी में भी कुछ जगह पर शुरू हुआ होगा, आपने देखा है, हम भी जानते हैं। कुछ समय समय पर नए ट्रेंड शुरू होते हैं। जैसे आज का ट्रेंड अगर देखें तो 30 में से 20 ट्रेंड ऐसे हैं जो रोजगार 2 पर चल रहे हैं। तो इन ट्रेंड्स को कैसे रोका जाए, ये पूरी तरह से उस तरह का काम शुरू हुआ है। अब आते हैं हम एक्ट के ऊपर। एक्ट में एक शब्द है मिस्चीवियस। सबसे पहला जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल जो शब्द है, मिस्चीवियस की कहीं पर कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ किसी पत्रकार ने ये दिखा दिया कि नमक से यूपी में बच्चे रोटी खा रहे हैं, तो वो भी मिस्चीवियस है, क्योंकि सरकार के लिए तो मिस्चीवियस हो ही गया ना वो उस तरह की न्यूज़। दूसरी चीज़, दूसरा जो शब्द है रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन। रेट्रोस्पेक्टिव का पीरियड कौन सा है, कब है, और उसके ऊपर कौन सी डेफिनेशंस हैं, उसके ऊपर कहीं पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और अगर उसमें कहीं पर एक्शन होगा तो उसमें कितनी पारदर्शिता रहेगी उस समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी का IT सेल। जी, पहली बात तो ये कानून नहीं है, ये रेगुलेशंस हैं इनके। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि वो कह रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन आप कर लीजिए, आप अपने स्तर पे आप अपनी एक कमेटी बनाइए। OTT या डिजिटल के लोग अपने हिसाब, जैसे प्रेस काउंसिल हम लोगों के लिए है, तो आप अपनी बनाइए, अपने हिसाब से अपना एक नोडल अफसर रखिए, अपना एक ग्रीवियांस अफसर रखिए, वो उसको सुनेगा, उसको तय करेगा। जब वहां बात नहीं बनेगी तब फिर कानून और कोर्ट तक बात पहुंचेगी। तो जब स्वयं ये कहा जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप तय करें, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स तो आज तक कभी तय ही नहीं कर पाए हैं। करना पड़ेगा ना सर उनको। अथॉरिटी आज तक कितना कंट्रोल कर पाई? एक मिनट। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कितनी बार अनवांटेड कॉल्स के लिए काम किया और उसमें कितने कारगर रहे वो? मुझे नहीं लगता कि फेसबुक और तमाम जो आज सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से गंदगी साफ हो। वो तो चाहते हैं गंदगी रहेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी तो रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा रहेगा। क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या फेसबुक और तमाम चीज़ों के ऊपर जिस तरह का कंट्रोल पहले रहा है, क्या उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं रहा है? क्या सुमोटो वाला जो एक पूरा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट सर मैं थोड़ा सा बोल दूं, सुमोटो वाला जो पूरा दिया गया है, क्या उसमें पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि सरकार के हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल चला जाएगा? मुझे जहाँ तक लगता है 2 इसके मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो है कि सरकार के खिलाफ जो भी आलोचना की आवाज़ उठती है उसको कैसे दबाया जा सकता है, उसका टूल मिल गया है। दूसरा जो बहुत बड़ा काम है वो है न्यूज़ पोर्टल्स पे कंट्रोल। कि अभी तक न्यूज़ पोर्टल्स का रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें नहीं थी, जबकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू किया था उस पर, और मैं समझता हूँ नहीं होना भी चाहिए। लेकिन वो एक ऐसा हथियार हो जाएगा, एक मिनट अंतिम सेंटेंस बोल रहा हूँ, कि न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ IB लगाएगी,
जिसको चाहेगी उसको परमिशन देगी। हर्षवर्धन साहब के न्यूज पोर्टल चैनल को मिलेगी परमिशन, आलोक शर्मा के को नहीं मिलेगी। ऐसा ही पिछले 6 साल में आप देखिए कि तमाम जो चैनल्स हैं। आलोक जी, आप देखिए क्या मजेदार बात आप कह रहे हैं। आप जो कंसर्न कर रहे हैं ना, आप भी वही बातें कर रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नहीं सत्य हिंदी भी तो है, बगल में बैठा हुआ है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आलोक जी, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हिंदी सत्य और हिंदी में बोल रहे हैं ये बड़ा सर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ओटीटी की खुद की मतलब ये सारे जो समझ लोग इससे जुड़े हुए खुद ही कहते थे कि एक सेल्फ रेगुलेशन कर दिया जाए, तो लोग खुद तय कर लेना। सरकार तो ये खुद ही करेगी। जहां तक आप बात करें कि चुनिंदा लोगों को नमक रोटी खा रहे हैं तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, तो सर यहाँ तो देखिए फिर महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की भी जांच करा दी, तो ये तो फिर राज्यों के ऊपर जाएगा कि कानून का विषय पुलिस तो नहीं किया ना सर। नहीं, ये सबके लिए है सर। पंडित जी उनकी जांच नहीं हुई है, गलत है। उनके ट्वीट कहां से हो रहे हैं उसकी जांच हो रही है, उनके तो यही तो इस रेगुलेशन में भी है। तो में बीजेपी के दबाव में ट्वीट हो रहे हैं वो। शर्मा जी, इस रेगुलेशन के मूल में यही है कि कहां से ओरिजिनेट हुआ उसको हम जांच करके हमको बता दे कोई। एक मिनट सर, इसलिए 2 मंत्रियों के कल के मैं ट्वीट देख रहा था, फुल स्टॉप और कॉमा भी सेम थे। हम कह रहे हैं सर इसीलिए तो ये रेगुलेशन आ गए ना। अब पीछे वाली बात को, अरे सर कई बार जो हैं, एक हमारी महिला पत्रकार हैं, वो बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी चलाती हैं, कई बार वो बीजेपी का पक्ष रखती होती है टीवी पे, और उनके ट्वीट चल रहे होते हैं धनाधन। अरे तो कोई इसको सर, आप बीजेपी के पक्ष आप रखेंगे तो कोई गुनाह है क्या कि इसको रोक लेगा? रस्तोगी जी अगर बीजेपी के पक्ष में बोलने लगेंगे तो इसको कोई रोक लेगा क्या? कह रहा गुनाह है सर। नहीं, कैसे गुनाह भाई, कैसे गुनाह है? कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, आप ऐसा कर रहे हैं तो गुनाह है। नहीं सुनिए, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अपने विचार रख रहा है और वो विचार अगर कोइंसाइड हो रहे हैं उनके साथ, तो इसके लिए वो अपराधी हो जाएगा, ये ठीक नहीं सर। ये तो आप मतलब थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं आप। अच्छा, दूसरे एक इससे पहले कि आशुतोष जी, सर मुझे लगता है नीरज भाई एक बात बताइए। शर्मा जी, नहीं नीरज भाई एक बात बताइए, 10 लोगों के ट्वीट आते हैं 2 मिनट में और कॉमा और फुल स्टॉप भी सेम है। एक कहीं बैठा हुआ है। देखिए इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक पक्षी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की तारीफों के पुल बांधे गए थे, तब वो कॉमा फुल स्टॉप भी एक साथ थे सारे, तब भी हुआ था ऐसा ही, तो वो सवाल वहां भी उठता है। अब इसको ऑल इनकम्पासिंग देखिए, आपने एक बात कही उसका मैं आपको जवाब दूं, उसके बाद मैं आशुतोष जी के पास चलता हूं। सर काफी समय हो गया, जो आप कह रहे हैं ना कि कहां किसको कौन रोक पाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में रोक दिया गया था, उसके बाद मजबूरी में उनको टाई अप करना पड़ा और पैसे देने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि कोई कानून से ऊपर अगर सरकार अपने पे आ जाएगी तो रोक ही लेगी। ऑस्ट्रेलिया को उदाहरण आ जाए। आशुतोष जी, आप भी स्वागत करेंगे कि आपको भी लगता है कि नहीं ये तो टारगेटेड है? नहीं, मुझे लगता है कि जो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की और सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी तारीफ इस बारे में करनी चाहिए कि वो एक खास तरीके का नैरेटिव जो है वो बेचने में सक्सेसफुल होते हैं। आज रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में देख रहा था, बोले देखिए हम तो ये चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है वो खुद ही अपने आप को रेगुलेट करें। अगर ऐसा है उन्होंने कहा कंप्लायंस ऑफिसर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नोडल ऑफिसर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रीवेंस ऑफिसर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। वो हमको 24 घंटे के अंदर 36 घंटे के अंदर करके कंप्लायंस रिपोर्ट दे दे, 6 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट कर लें। अगर ये सब है, सेल्फ रेगुलेशन है, तो ओवरसाइट कमेटी बनाने की जरूरत क्या है? इस ओवरसाइट कमेटी में कौन लोग हैं? डिफेंस रक्षा मंत्रालय के लोग हैं, गृह मंत्रालय के लोग हैं, विदेश मंत्रालय के लोग हैं, आईएनबी मिनिस्ट्री के लोग हैं, आईटी मिनिस्ट्री के लोग हैं, और साथ ही साथ लॉ मंत्रालय के लोग हैं, और चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट के लोग हैं। ये क्या कर सकती है? सुओ मोटो किसी भी कंटेंट का कॉग्निजेंस ले सकती हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये एक सुपर बॉस बैठा हुआ है, जब चाहेगा तब चाहेगा किसी मसले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा और कार्रवाई करेगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के एंड अबव ऑफिसर की नियुक्ति की जरूरत क्या है, जो आपके कंटेंट को ब्लॉक करने की सिफारिश करेगा। क्यों भाई? तो सेल्फ रेगुलेशन होने दीजिए ना। फिर ये ओवरसाइट कमेटी का मतलब ये है कि एक इतनी बड़ी बिग बॉस आके बैठ जाएगा आपके सर के ऊपर, जो कभी भी किसी के खिलाफ भी सुओ मोटो एक्शन ले लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसके खिलाफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इंडिपेंडेंट तरीके से न्यूज पोर्टल चलाते हैं उनको डराने की कोशिश है। ओटीटी वगैरह की तो मुझे मालूम है कि ओटीटी पे को बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि कार्रवाई होनी होती तो हो जाती, उनसे उनको डर भी नहीं लगता है। जो फेसबुक है ऑलरेडी सरेंडर किया बैठा हुआ है, ट्विटर अभी सरेंडर नहीं कर रहा था, अब उससे भी आपने सरेंडर करवा लिया है। तो असल लड़ाई कहां पे? असल लड़ाई इस बात को लेके भाई आप ओवरसाइट कमेटी मत बनाइए, ये इंप्रेशन देने की कोशिश मत करिए कि सेल्फ रेगुलेशन। और सेल्फ रेगुलेशन का हाल इस देश के अंदर क्या आपको मालूम है कि टेलीविजन चैनल पर पिछले 6 सालों से क्या क्या कुछ नहीं चल रहा था और सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे एक भी कार्रवाई नहीं हुई। मुझे याद है जस्टिस जेएस वर्मा जब होते थे और हम लोग जब वहां पे थे
तो हर दूसरे तीसरे कंप्लेन होती थी और हमारी क्वासी जुडिशियल बैठकें होती थी जिसमें हमारी खाट खड़ी कर दिया करते जस्टिस जी शर्मा। समाज को बांटने वाली, जहर फैलाने वाली तमाम बातें हुई पिछले सालों में, लेकिन इस जो एनबीएसए नाम की संस्था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है उसकी कार्रवाई पे कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये एक फसाड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजीव पांडे जी जवाब दीजिए सर। देखिए नीरज जी, जो सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार द्वारा किए गए, भारत की सरकार द्वारा कोई भी अच्छे काम के बारे में वो पहला लाइन उनका होता है सब गलत है, तो उनकी बातों को हम ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं और जनता भी नहीं लेती है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए ऐसा है कि पूरे देश में कम से कम 4 हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल हुए ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में 2 बातों को लेकर के। एक, नंगई के बारे में, ये बहुत नंगई दिखाते हैं और लोग घर में बैठ करके देख रहे हो तो और सडनली कुछ आ जाता है। और दूसरा कि जिस प्रकार से सोची समझी रणनीति के तहत भारत का जो हमारी आत्मा है उस पर अटैक करने की कोशिश हुई। क्योंकि अगर आप ओटीटी के हेड के कंटेंट हेड के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका सूत्र हर जगह एक ही जगह है। तो ये हाईकोर्ट ने कई बार सरकार को अपने पूछा कि आपका क्या कहना है। सरकार ने अभी जो काम किया है ये आईटी रूल्स 2021 में इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की बात की है। अगर आप देश में देखें कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही है, ए है, यूए है एंड यू है, तो एक सर्टिफिकेशन है जिससे लोगों को, अगर आप घर में बैठे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये ए है तो आप बच्चे हैं या माता पिता है। नहीं तो कुछ लोगों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 3-3 जनरेशन घर में बैठ करके टीवी देख रहे। टीवी देखना मुहाल नहीं था। बहुत सारे लोग गए पिटिशंस में और आज जो है मैं इसका स्वागत करता हूं कि कम से कम सेल्फ रेगुलेशन में अगर मुझे कुछ गलत लगा मैं वो लिख करके भेजूंगा तो कम से कम उनको लगेगा कि एक सेल्फ रेगुलेशन है, आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट होगी और उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो मेरा स्टैंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में है। लेकिन मुझे पता है कि ओटीटी के बारे में ज्यादा बात ना तो आशुतोष जी करेंगे ना कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि उनको ओटीटी से नहीं है। उन्होंने कहा ना कि यूपी में जिस प्रकार से सरकार कर रही है अब इसके थ्रू वो करेगी तो इनको पसंद है जो ये करे। हमारी जो सरकार जो जनता चाहती है वो हम करेंगे और वो कोशिश होगी कि जो सुचिता की बात है हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। अब तीसरी जो बात है जो आशुतोष जी ने कहा कि किसको कंट्रोल करना है, देखिए कंट्रोल की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि क्या आशुतोष जी कहेंगे कि फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उस पर फेक न्यूज नहीं चलता है? क्या वो कहेंगे कि किस प्रकार से ट्विटर, फेसबुक का इस्तेमाल करके दिल्ली को जलाने की साजिश 26 जनवरी को हुई? क्या वो कहेंगे कि पिछले साल जो दंगे उसमें सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उनका कितना उपयोग हुआ? तो मेरा एक कहना है कि अगर सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है लेकिन उसके ऊपर फाइनली देश में सरकार है, संविधान है, अगर कोई नहीं करेगा तो फिर एक कोई बॉडी तो होगी ना जो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि एक एनबीएसए नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ नहीं करती। मैं इनसे असहमत हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और मुझे लगता है हर दूसरे महीने में एनबीएसए के सामने अपीयर होता हूं और हर चैनल को, जस्टिस सीकरी अभी उसको देख रहे हैं, उसके हेड हैं, हर चैनल से माफी मंगवाई है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो आशुतोष जी का यह कहना कि जब ये थे तब तो सब कुछ ठीक ठाक था, अब गड़बड़ हो गई 6 साल में, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं इनको ऑर्डर भेज देता हूं, कई कम से कम 3 से 4 ऑर्डर में हमारे क्लाइंट के खिलाफ हुआ कि आपको ये माफी मांगनी पड़ेगी और ये चलाइए कि ये मेरे से गलती हो गई। अब मैं आता हूं बात की, इन्होंने कहा कि इसमें 2 वर्ड है, एक मिस्चीवियस है जिसका डेफिनेशन नहीं है। अरे भाई कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े वकील हैं, उनसे पूछिए जब डेफिनेशन कोई एक्ट में नहीं होता है तो वो जो लॉ लेक्सिकन का जो डेफिनेशन होता है वही डेफिनेशन होता है। इन्होंने कहा रिट्रोस्पेक्टिव क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव लॉ में कई सारे लॉ हैं जो बनने के बाद उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, एक उस दिन से इफेक्ट होता है। देखिए एक भी चीज, जितनी भी बातें आपके चैनल पे शुरू के 15 मिनट में 2 लोगों ने बात की, कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्माननीय प्रवक्ता जी ने और आशुतोष जी, उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। देश का हर नागरिक चाह रहा था कि ये जो नंगई है ओटीटी पे, मैं खुद एक एक्टर भी हूं, लेकिन इस प्रकार की जो नंगई है उसको रोकने की जरूरत है और कम से कम रेगुलेशन की जरूरत है। कोई रात में 12 बजे के बाद क्या देख रहा है उससे क्या लेना देना है किसी को। लेकिन आप इस प्रकार से, तो उसमें उन्होंने एक चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है। और जब प्रेस काउंसिल कोड है, केबल नेटवर्किंग एक्ट है, तो फिर आपका सेल्फ रेगुलेशन है तो क्या दिक्कत है इसमें?
और जी। कांग्रेस पार्टी जो चाह रही है वो तो जब उनकी सत्ता जब 2056 में अगर आ जाए कभी तो वो कर ले वो काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पांडे जी रुकिए, जनता जो चाहती है वो तो हमें करना पड़ेगा ना। रुकिए, छोटे छोटे जवाब। आज तो आप बीच में इशारा करते, छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं फिर दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ूंगा। जी, बहुत छोटा सा, आप क्या इशारा कर रहे थे? भाई मैं सेल्फ रेगुलेशन है, खुद अपने आप तय कर लीजिए। प्रेस काउंसिल लोग तय करती, मोटे माटी तौर पे सब ठीक ठाक ही चलता है, कोई गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन आज के ज़माने में जो डिजिटल मीडिया है उसमें तो सर क्लियर कट डिवाइड देखता ना, मैं किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एकदम स्पष्ट सब पूरे देश को मालूम है कि किस वेबसाइट पे या किस यूट्यूब चैनल पे क्या दिखाया जाएगा, ये एकदम पता है लोगों को। आशुतोष जी, नहीं, क्या उनके खिलाफ मौजूदा कानून व्यवस्था में कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? अश्लीलता का कानून इस देश के अंदर है और अश्लीलता के कानून के आधार पर ऐसे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पे अश्लीलता परोसी जा रही है और जिसको बेचा जा रहा है, और मैं मानता हूं कि यह अश्लीलता जो है बेची जा रही है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा हिट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें। तो उनके खिलाफ मौजूदा कानून व्यवस्था में आप कार्रवाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो फेक न्यूज फैला रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नाम हैं, आप उनका इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। और वो तमाम लोग भी हैं जिन्होंने इस देश की महिला पत्रकारों को साथ बलात्कार करने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। तो इसीलिए तो ना इसी बात पे आपको स्वागत करना चाहिए कि अब तो ये रेगुलेशन ये कहता है कि आपको उस ओरिजिनल व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जिसने ये पहले लिखा था। अरे राहुल गांधी नाम का एक व्यक्ति है इस देश में, कांग्रेस पार्टी का नेता, वो सबसे बड़ा फेक न्यूज पेडलर है इस देश में। सबसे बड़ा फेक न्यूज पेडलर है, उसका नाम है राहुल गांधी। उसका नाम है राहुल गांधी। वो फेक न्यूज का मास्टर पेडलर है। और सबसे बड़े फेक न्यूज वाले जो है, सबसे बड़े फेकू जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनसे बड़ा कोई फेकू नहीं। आपको कौन सा फेक न्यूज भेजा है मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई फेकू नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी से लेके और 15 लाख से लेके और 2 करोड़ रोजगार से लेके, उससे बड़ा कोई स्विंगबाज है क्या? अब आप लोग जो है ना तथ्यों से अलग हटके फिर दूसरी तरफ चले गए सर, इसीलिए कह रहा हूं कि अब इस तरीके की बातें आप करेंगे रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं, लिस्ट इसमें लिस्ट नहीं, सुनिए 18 फेक न्यूज दी हैं, मेरे पास लिस्ट है उनकी। नहीं सर, आलोक जी इस रेगुलेशन की बात करें ना, जो भी निकल के हैं। एक और हमारे साथ बैठे हुए हर्षवर्धन रस्तोगी जी, थोड़ा पेशेंस रखिए आप। छोटा सा कहना चाहूंगा यहाँ पर, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने काफी कुछ कहा कि पता नहीं क्या क्या होता है। मुझे एक टीवी चैनल दिखा दीजिए जिसने सुशांत राजपूत की खबर पर नीचे माफी मांगी हो, चलाई हो तो बता दीजिए मुझे। 3 महीने तबलीगी जमात चला, पूरे हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांट के रख दिया। फिर औरंगाबाद की एक मिनट आपसे ज्यादा कोई डिवाइडेड रूल नहीं करता है। नीरज जी के थ्रू एडिटर, आज मैं फिर कह रहा हूं ऑर्डर भेज दीजिए सर, भेज दीजिए। आलोक शर्मा को भी टैग कर दीजिए, ऑर्डर पकड़ेंगे। टीवी चैनल ने अपने यहां पर पट्टी चलाई कि हमने सुशांत राजपूत पर जस्टिस फॉर राजपूत गलत चलाया था। एक ने पट्टी चलाई हो तो दिखाइएगा, मैं माफी मांगूंगा सार्वजनिक तौर पर। आप सर इनको ऑर्डर भेज दीजिएगा, ये इंडिविजुअल केस करेंगे। औरंगाबाद हमारे पास 2 लोग और हैं सर, उनसे बात करनी है। क्या लिखा था उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान के डिवाइड एंड रूल को जड़ें मजबूत कर दिया आपने। 3 महीने तक सुशांत राजपूत चला, रिया चक्रवर्ती 2 महीने तक, 10 दिन तक रवि दिशा। आलोक शर्मा जी क्या चल रहा है? आलोक शर्मा जी रुकिए ना सर। नीरज भाई, मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगा। सरकार को कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया था मीडिया को लेकर, लेकिन सरकार का जो जवाब गया वो सोशल मीडिया पर गया। की बात कर रहे हैं, इसकी तह में जाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का आज गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यूज चैनल्स के ऊपर जवाब मांगा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब दिया सोशल मीडिया पर। इन सब विषयों पर केस चल रहा है आलोक जी चक्रवर्ती के ऊपर। एक मिनट रुकिए आलोक जी, अब क्या है ना, थोड़ा बहक रहे हैं आप। पांडे जी, आलोक जी रुक जाइए। आप लोग क्या चाहते हैं कि पुलिस जाके चैनलों पे खड़ी हो जाए, बाहर एक अखबार के दफ्तर में एक थाना खुल जाए, ये आप चाहते हैं क्या? सेल्फ रेगुलेशन जब बोला जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को रेगुलेट कर लीजिए, या आप उसी व्यवस्था में बिलीव करना चाहते हैं कि पुलिस थाना खोले, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर एक पुलिस थाना खोल दिया गया था छात्र राजनीति को कंट्रोल करने के लिए। ये कोई बहुत अच्छी परंपरा है क्या? नहीं, पुलिस थाने से भी ज्यादा सख्ती की आवश्यकता नहीं, सख्ती तो फिर तो बंद ही कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता ना आलोक जी। एक जो परिष्कृत समाज होता है, उस समाज के अंदर व्यवस्था ये दी जा रही है कि जहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है, उनको सेल्फ रेगुलेशन कर लेना चाहिए। हर्षवर्धन, आप भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आलोक शर्मा जी की जो आपको ये जो रेगुलेशन की व्यवस्था दी जा रही है, ये लगता है क्या कि ये टारगेटेड है कि आशुतोष जी के खिलाफ टारगेट किया जाएगा और आपको बख्श दिया जाएगा? ऐसा आपको महसूस हो रहा है क्या?
देखिए नीरज जी, दो तीन चीजें मैं बताता हूँ, ध्यान से लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरे ही नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और मैं जो यूट्यूब की शर्तें हैं, जो गूगल की शर्तें हैं, उनको मानता हूँ। उनके खिलाफ मेरी कितनी पहुंच होगी, कितना मैं कर पाऊंगा, ये बहुत कठिन है। और मेरी क्या, मेरे जैसे भारत में जितने इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं या जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो कितना इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ लड़ पाते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये हम सब जानते हैं। आज तक ट्विटर की नीतियां पारदर्शी नहीं हुई कि सामान्य सी चीज है, कोई नहीं जानता कि उसका ब्लू टिक कैसे मिलता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं बड़ा आश्चर्य में हूं। मुझे देखिए, आलोक जी तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने एक चीज तय कर दी कि मेरे वाले पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आशुतोष जी से थोड़ा मुझे निराशा हुई। आशुतोष जी हमारे इंडस्ट्री के संपादक रहे हैं, वरिष्ठ साथी हैं, और मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। मेरे साथ ही एक चर्चा में उन्होंने कहा था, और बहुत दुखी होकर, बहुत गुस्से में बोला था उन्होंने, और जिस दिन ये मामला अदालत में गया था सर्वोच्च न्यायालय में, तभी उन्होंने कहा था कि ये जो गंध हम लोगों ने फैलाई है, मीडिया के लोगों ने, उसको किसी को तो साफ करना होगा। मीडिया के संपादकों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और उसमें मैं भी शामिल हुई, आशुतोष जी ने कहा था, अगर वो इससे न मुकर जाए तो। और मैं आपको बताऊं कि जब इस देश में एक टीवी चैनल का सलाहकार संपादक दंगों के बीच में, दंगों जैसी स्थिति के बीच में, 26 जनवरी को, उस समय जब पूरा देश देख रहा था कि टीवी स्क्रीन पर क्या हो रहा है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी और टीवी चैनल पर भी कहता है कि पुलिस की गोली से एक किसान मर गया। ऐसे समय में क्या हमको नहीं लगता है कि इस देश को एक कानून की जरूरत है? और मैं आपको ईमानदारी से कहूं, इस देश के पत्रकारों ने कितनी धोखेबाजी की। आज तक प्रेस काउंसिल से आगे बढ़कर मीडिया आयोग की लड़ाई नहीं लड़ी। ये जितने बड़े पत्रकार हैं सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इन्होंने मीडिया आयोग की लड़ाई को छोड़ दिया। जरूरत इस बात की थी कि कोई भी सरकार हो, आज भाजपा है, कल कांग्रेस रहेगी, और ये सब एक जैसा व्यवहार करेंगे जब इनके खिलाफ कोई खबर चलेगी। लेकिन क्या सभी पत्रकारों को एक साथ नहीं आना चाहिए था कि हमारे बीच में एक ने गड़बड़ की? नहीं, टीवी के संपादकों ने 2-3 अलग अलग अपनी अपनी एडिटर गिल्ड बना ली, अपनी अपनी एडिटर बैठने लगे। ये जो शर्मनाक स्थिति संपादकों ने की है, और जिसको सोशल मीडिया में और खतरनाक हो गया है। मैं तो कह रहा हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल हो या मैं सोशल मीडिया पे हूं या कल को जहां भी पत्रकारिता करूंगा, मैं किसी भी कानून पर पूरी तरह से हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए खड़ा हूं, और मुझे जो कहा जाएगा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकार कानून बनाए, सरकार बैड इंटेंशन करे, सरकार ईडी सीबीआई करे, इस देश का लोकतंत्र, न्यायपालिका मजबूत है। गड़बड़ होगी तो हमें देगा न्याय, हम कॉन्साइंस कीपर होंगे, हमारे पक्ष में न्यायालय से फैसला आएगा, हम क्यों डरे इससे? गूगल का फैसला मानेंगे, अपनी सरकार का नहीं मानेंगे। ये दोहरा चरित्र मैं नहीं दिखा सकता। जी अच्छा, पांडे जी रुकिएगा, अभी थोड़ा दो मेहमान और हैं। रस्तोगी जी, ओटीटी का भी चूंकि विषय बहुत गंभीर है और चूंकि पूरी चर्चा हो रही, तो इसमें एक विषय रह जाता। आप चूंकि उस फील्ड में काम भी करते हो और बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं आप, लखनऊ के नहीं, देश के, मतलब लखनऊ के रहने वाले हैं आप। जिस तरीके के बात आज कहेगी कि आप अपना सेल्फ रेगुलेट कर लीजिए, यही आप लोग भी कहते थे कि भाई आप ये क्यों सोचें कि सरकार आके आपकी ओटीटी सीरीज को बैन करे, जैसे अभी एक तांडव में हुआ कि एक सीन कटवाना पड़ा। आप सेल्फ रेगुलेशन कर लीजिए, उसके बाद अगर शिकायतें आती तो आप उनका निपटारा कर लीजिए। अगर फिर भी बात नहीं बनती और आगे बढ़ती है तो फिर तो देश में कानून है ही है, व्यवस्था ठीक है। ये कि आपको लगता है कि इसको इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा? कौन तय करेगा कि ये सीन ठीक है कि ये सीन गलत है? मैं जो सेल्फ रेगुलेशन एक्ट आया है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और ये चीज़ बहुत दिनों से ड्यू थी, और बल्कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कितनी जल्दी ये आती है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि आज आप देखिए ओटीटी चैनल जो है बहुत पॉपुलर हो गए हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ओवर द टेबल, बहुत से नए नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, नए नए कंटेंट आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। इससे आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। और अगर इस तरीके से, जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि आप जितनी गंदगी परोसिएगा उतनी उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, नहीं, मैं ये बात नहीं मानता हूँ। मैं बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनसे जब मैंने ओटीटी के बारे में बात की, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इसको, जो चीज़ हम फैमिली के साथ नहीं बैठ करके देख सकते हैं, हम नहीं देखेंगे। तो दैट वे ओटीटीज़ जो है बजाय पॉपुलर होने के अनपॉपुलर हो जाते अगर हम इस तरीके का कोई उसमें रेगुलेशन नहीं लाते। और गवर्नमेंट जो रेगुलेशन लाई है उसमें उन्होंने 3 टियर मैकेनिज्म उन्होंने रखी है कि अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं।
तो सवाल ये है कि जो आज जिससे शुरुआत हुई है हमारी, मुझे लगता है कि OTT की शुरुआत ही जो हुई थी वो बहुत ही अभद्र सॉर्ट ऑफ कंटेंट से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें अच्छे कंटेंट्स भी आने लगे। और जैसा मैंने कहा कि आज बहुत से नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं, नया नया कंटेंट आ रहा है, तो उसमें ये जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन आया है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य है। अब जैसे यहाँ पर बड़े बड़े वकील लोग बैठे हैं, उनका इंटरप्रिटेशन मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे वो इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया को नुकसान करेगा या नहीं करेगा। मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। सिर्फ इससे होगा ये कि एक जो हम जब कंटेंट लिखेंगे, हम जब भाषा बोलेंगे, हम जो उसमें सीन्स क्रिएट करेंगे, उसमें हम थोड़ी मर्यादाओं का पालन करेंगे। मुझे लगता है ये एक्ट इसके लिए आया। अच्छा, एक छोटा जवाब अब यहीं पे और दे दीजिए, क्या इससे क्रिएटिविटी को कोई दिक्कत होगी? ये एक बड़ी आलोचना होती है कि आप मुझे बांध दीजिए और फिर आप मुझसे कहिए कि ना, बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है कि क्रिएटिविटी इससे भ्रष्ट हो रही थी। इससे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी निकल करके आएगी, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट निकल करके आएगा। और जो एक मिथ बन गया है कि OTT मीन समथिंग डर्टी, समथिंग बोल्ड, समथिंग न्यूडिटी, समथिंग वायलेंट, समथिंग वल्गर, वो जो एक ऐसा एक मिथ जो बन गया है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ठीक है, क्रिएटिविटी के नाम पे जो कुंठाएं निकल रही थी उस पर रोक लगेगी, एक स्वयं संयम रहेगा। आशुतोष जी, अभी आपने क्रिएटिविटी में कोई कमी नहीं आएगी जी, बहुत अच्छा कंटेंट। आशुतोष जी, वकील साहब सर एक सवाल इनसे ले लेते हैं। ये जो क्या है, अभी लोग घबराते थे, जैसे अभी आलोक जी ने कहा ना कि जैसे जितनी वल्गैरिटी होगी उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, तो लोग यही सोचते थे कि मैं आपको बताऊं, मैं एक वेब सीरीज कर रहा था, उसमें साहब बड़ी गालियां थी। मैंने कहा भाई ये गालियां वालियां तो मेरे मुंह से नहीं निकलेंगी, मैं तो नहीं। तो उनका नहीं साहब, आपका एक पॉलिटिकल लीडर का कैरेक्टर, उसमें गालियां नहीं। बाद में उनको ऑफर मिला कि वो उसको एक फिल्म में कन्वर्ट करें। बोले भाई इसको फिर से डबिंग करनी, इसकी गालियां निकालनी है। इट मीन्स यू कैन डू विदाउट दोज जी। वकील साहब, आशुतोष जी, ये बताइए कि इतनी आलोचना जो अभी हुई आशुतोष जी ने और तमाम लोगों ने कहा, कानूनी नजर से भी आपको कुछ इसमें दिखता है कि ये व्यवस्था कहीं कहीं जाके फंसेगी और फिर पुलिस को आना ही पड़ेगा? तो IT एक्ट था हमारा, वो 2000 में बना था, 2000 में। और अगर आप देखेंगे नीरज जी, तो अब तक ये 21 साल हो चुका उसी लॉ को, और इन 21 सालों में बहुत कुछ बदल गया। जो सोशल मीडिया है वो काफी बदला, काफी प्रभावशाली हुआ। बहुत सारे जो इंटरमीडियरीज, जो कंपनीज हैं, वो मार्केट में आई और वो हर तरीके के इंफॉर्मेशन को जो है फैला रही हैं। जैसे हम देखते हैं कि यूके वगैरह में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, जो पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्टेड है। वैसा हमारे यहाँ पे जो है 2000 चूंकि बहुत ही वो बेसिक लॉ बनाया गया था, उसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चेंजेस होने चाहिए थे, अमेंडमेंट होने चाहिए थे, वो अभी तक हुए नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेंडमेंट रूल्स जो बना है 2021 में जी, वो कहीं ना कहीं काफी चीजों को रेगुलेट करेगा। जैसे हमारा पहले जो 2000 में जो लॉ था, उसमें सेक्शन 79 अगर आप देखेंगे तो वो बहुत तरीके से जो है इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज होती हैं, जो न्यूज को बनाती हैं या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती हैं, उसको बहुत सारा एग्जाम्पशन मिला हुआ था उसके अंदर कि आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। वो हमेशा ये बोलता था कि मैं हमारे पोर्टल पे अगर किसी ने न्यूज डाला या कोई गलत इंफॉर्मेशन डाला तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप जाओ और जाके उसको पकड़िए जिसने ये पुटअप किया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने तो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करी है। तो जो है इंटरमीडियरीज को जो है सेक्शन 79 पहले एग्जम्प्ट करता था, अब वो उसमें काफी अमेंडमेंट हो गया। अब उनको काफी रेगुलेशंस का सामना करना पड़ेगा। अब उनको जो है 72 घंटे के अंदर जवाब देना पड़ेगा। उनको बहुत सारे जो रूल्स, इस रेगुलेशन में एक चीज जो हाइलाइटर है शर्मा जी, कि जो कंटेंट का सबसे पहले जो उसमें डाल रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसको तो बताना होगा जो भी प्लेटफॉर्म है कि भाई ये किसने डाला था। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये है, लंदन में इस पर बहुत चर्चा चल रही है, ब्रिटेन में, कि इसको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि ये भी एक बड़ा सच है कि 4 कंपनियां मिलकर पूरी दुनिया को रूल कर रही हैं, वो जैसा चाहती वैसा नैरेटिव्स बनता है। तो इसमें क्या दिक्कत भाई? अब तो
भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि और कौन राइट विंगर है, कौन लेफ्ट विंगर है, कौन सेंट्रिस्ट है। अब तो ये हो रहा है कि भाई आप सेल्फ रेगुलेट कर लीजिए, पारदर्शी नियम है। लेकिन आपको अभी भी लगता है कि चुन चुन के खाली जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं उसी को टारगेट किया जाएगा जो हमारे साथ नहीं खड़ा है? देखिए, मैं दो चार अपनी बात को रखने के पुख्ता करने के दो चार पांडे जा रहा हूं आपके पास। सबसे पहली चीज तो हाँ, उसके बाद जो 36 घंटे वाला प्रोविजन है उसको भी देखिए, वो भी काफी फिशी है। तीसरी चीज, आज पिछले 2014 से लेकर अभी तक नए चैनल खुलना तो छोड़ ही दीजिए, जो चैनल कंपनीज के ट्रांसफर होते हैं उनके लोगो ट्रांसफर होते हैं। आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि चैनल के डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स चेंज होते हैं, और जो कैपिटल होता है वो पहले 2011 तक या 13 तक 3 करोड़ था, उसके बाद से वो 20 करोड़ हो गया। रेवेन्यू कैपिटल जो मेंटेन करना होता है किसी भी एक चैनल को। आप ये देखिए, एक भी नॉन बीजेपी का व्यक्ति हो जो थोड़ा सा भी जिसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो, उसको एमएचए ने किसी भी तरह की परमिशन दी हो, उनके डायरेक्टर्स ट्रांसफर पे तुरंत रोक लगा दी जाती है। लोगो अगर आपको चेंज करना है सीएनबीसी का, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी से परमिशन लेनी पड़ती है। वो अंडर सेक्रेटरी एक मोहर मार के देते हैं, अप्रूव। पहले सिंपल प्रोसेस था। पिछले 8 साल में बीजेपी की सरकार आने के बाद किसी को कोई परमिशन नहीं मिलती है। दूसरी चीज, यूएपीए कानून आया, बहुत हमने सब तारीफ सुनी कि साहब इससे तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज को बिल्कुल प्रिवेंट कर देगा। आज क्या रिजल्ट है? 6000 केसेस, 5900 कुछ केसेस दर्ज हुए और 132 में चार्जेस फ्रेम हुए हैं। 132 में 132 के लगभग 90% यानी 100 से ज्यादा वो कोर्ट ने स्टे कर दिए। तो जो यूएपीए का जो उपयोग था वो किसी नियमन को ना लेकर दमन के लिए हुआ। आज भी जो कानून है उसमें इसी तरह के तमाम प्रावधान नजर आ रहे हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ना होके ये दमन के, आप ये कह रहे हैं कि देश में डकैती बंद नहीं हुई है, कत्ल बंद नहीं हुए इसलिए 302 क्यों बनाया गया है, हत्या के प्रयास नहीं बंद हुए इसलिए 307 की क्या जरूरत है? ये कौन सा तर्क है? मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, आप वो क्यों ही तो कह रहे हैं ना। ये नहीं कह रहा हूं। 6000 में से अगर 32 केस में चार्जशीट दाखिल हो, सर अगर पुलिस को ही ये तय करना हो कि हम ये धारा लगाएंगे शब्द अगर और इसको हम साबित कर ले जाएंगे तो फिर अदालत का क्या काम है? तो स्वाभाविक है, तो पुलिस तो लगाएगी ना, उसका काम है ये काम करना, फ्रेम करना। उस पर फिर अदालत देखेगी कि आपके पास कितने सबूत है, कितने। पांडे जी इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि आपके पक्ष में आ रहे हैं। बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ आलोक जी एक सेकंड। जिस एक इंडिविजुअल केस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम लोग उस पे नहीं जाते हैं। जिस तरफ आप कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं मिला, नाम नहीं बदला गया, क्योंकि इंडिविजुअल केस हम नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। हम एक ब्रॉडर बात कर रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ दीजिएगा आप। पांडे जी, किसी को भी नहीं मिला है। ये जो आलोचना है हमको नहीं ले रहा हूं, शर्मा जी की बताइए। मैं तो कह रहा हूं, पिछले हफ्ते भी मेरे सामने एक मामला मेरे सामने आया था। सर जवाब ले लीजिए ना उनसे। आलोक जी, अब मेरा समय है। तेलंगाना का मैटर, 15 मिनट आप मेरी बात सुनिए। सुनिए। मैं वो इंडिविजुअल केसेस के बारे में सर सुनिए ना, फिर वो बता रहे हैं सुनिए। देशद्रोह का, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात दे रहा हूँ आलोक जी बता रहा हूं आपको कानून। सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। साल में लगे आलोक जी, जवाब दे रहा हूं। और कितने 8 साल में लगे इसकी तुलना कर लीजिए। आपने 8 बुरा लगा दिया। आलोक जी बार-बार नहीं ना, प्लीज। और उसका दुरुपयोग। हाँ तो सुनिए ना, दुरुपयोग क्यों किया उन्होंने, उसका जवाब। बार-बार रिपीट करने से तो कुछ नया पॉइंट होने जाएगा। आलोक जी, आप बार-बार वो घिस जाएगा, रिकॉर्ड घिस जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए नीरज जी, देखिए 2 बातें हैं। मैं आशुतोष जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए इस दुनिया में अगर आप देखेंगे कि जब ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स आया, सोशल मीडिया आया, उसका उपयोग किन लोगों ने किया है, मैं थोड़ा आपको 1 मिनट में बताता हूं। 1 मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं 1 मिनट से कम, सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया 1 मिनट, हाँ 40 सेकंड में। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा उपयोग किया ISIS ने, अलकायदा ने और लेफ्टिस्टों ने, कैपिटल हिल से लेकर रेड फोर्ट तक। अब आप चूंकि मेरा समय कर दिए हैं तो मैं बता रहा हूं कि इनका उपयोग, यूट्यूब का उपयोग सबसे ज्यादा मोदी जी। अरे देखिए ये बहुत गलत है। देखिए नीरज जी, अगर ये मुझे बीच में टोकेंगे तो मैं नहीं, आप कंटिन्यू करिए। भाई शर्मा जी प्लीज, मुझे बीच में टोकेंगे। शर्मा जी देखिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है। आपने उनको बोलने दीजिए। आप जो बोल रहे थे, कोई बोल रहा था। ISIS आपका है क्या? आप ISIS के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आलोक जी, आप ISIS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में क्या? आप ISIS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चुप रहिए। मेरा क्या कहना है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। लेफ्टिस्ट
सुनिए ना, लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, जिहादी, इन लोगों ने यूट्यूब का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताता हूं, कांग्रेसियों की लिस्ट अब मैं, अरे क्या यार, करोड़, इतने लाख करोड़, मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ नीरज जी, अब क्या है, इन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि यूएपीए लगाया। अरे भैया, हमें मुंबई से लेके, पटना से लेके, बेंगलोर से लेके हैदराबाद तक जब 10 साल इनकी सरकार थी तो हर साल हर सिटी में ब्लास्ट होता था। मोदी जी की सरकार आई, बताएं कहां ब्लास्ट हुआ है। ये आलोक शर्मा जी चाहते हैं कि यूएपीए हटे, आतंकवादी आए, मुंबई में दंगा करे, मुंबई में बम फोड़े। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल में कितने ब्लास्ट हुए हिंदुस्तान में और पिछले मोदी जी की सरकार आने के बाद कितने ब्लास्ट हुए? मेरा जवाब था यूएपीए पे। लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी को एक चैनल था जो पूरे दिन दंगा फैलाने की कोशिश की। कम से कम 20 यूट्यूब चैनल हैं जिनके खिलाफ हम लिस्टिंग कर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे। वो यूट्यूब चैनल केवल एक काम कर रहे थे कि किसी भी तरीके से दिल्ली में आग लगा दी जाए, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस की सतर्कता रही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इस कारण से दिल्ली शांत रहा और केवल एक व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई, और जिसको आपने अभी बताया कि क्या क्या हुआ। मेरा यह कहना है कि यूट्यूब का इस्तेमाल अच्छे लोग नहीं करते, कम लोग करते हैं, लेकिन आईएसआईएस का जो वीडियो है, उसकी जो मुंबई का मुंब्रा से एक आदमी जाकर के आईएसआईएस ज्वाइन किया, क्यों किया भाई? अफगानिस्तान में 40 लोग गए जिनकी बाद में एक एयर स्ट्राइक। पांडे जी रोकूंगा मैं आपको, मुझे ब्रेक लेना है भाई, ब्रेक लेना है, बहुत जरूरी ब्रेक लेना है। ये चर्चा बहुत गर्मा गर्म हो रही है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मूल सवाल पे फिर लौटेंगे हर्षवर्धन और आशुतोष जी के पास कि इन रेगुलेशंस पे भी शंका करने से क्या बात बनेगी? नहीं थे तो भी वही स्थिति है, आए हैं तो क्या कुछ स्थिति बेहतर नहीं होगी? क्या सबके फायदे की बात है? क्योंकि उसमें जो जितना मैंने पढ़ा है बड़ी डीपली, कि अगर आप उस व्यक्ति को पहचान कर लें कि किसने ये वीडियो पहले डाला, जो कि बताना पड़ेगा उस इंटरमीडिएट को, उस प्लेटफॉर्म को, तो शायद समस्या की जड़ खत्म होगी। देखिए, कानून कई बार डिटरेंट के लिए बनाए जाते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे अभी यूएपीए का उदाहरण दे रहे तो वो एक उदाहरण है कि कानून के डर से भी कई बार बहुत काम नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है इस रेगुलेशन से भी इसका फायदा होगा। छोटे से ब्रेक के बाद आशुतोष और हर्षवर्धन से बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बातचीत हो रही सोशल मीडिया के नई गाइडलाइंस पे, और इससे कोशिश ये की जाएगी कि जो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़, गलत न्यूज़ और तरह तरह की नफरत फैलाने वाली वीडियोस जारी होते हैं, इस पर कंट्रोल लगेगा, और ओटीटी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, हर्षवर्धन आपके पास। देखिए, एक ब्रॉडर सेंस में इसको देखिए सर, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल मीडिया पॉलिसी है, हम लोगों ने उसको साइन किया है। आप मेरी ट्विटर लाइन देख लीजिए पिछले 8-10 सालों की, हमने कभी कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया जिससे किसी को कोई वैमनस्यता फैले या किसी के खिलाफ कोई मैंने मोर्चा खोल रखा हो, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट पता है, अपने दायरे पता है कि मुझे क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं करना है। तो ये रेगुलेशन तो जब बनेंगे तो इसका तो एक डिटरेंट के तौर पे होगा ना, लोगों के अंदर थोड़ी समझ आएगी कि भाई हमें क्या करना है, या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो मुझे क्या बोलना है, या एजेंडा जो हमारा चलता है उस पर तो रोक लगेगी ना आशुतोष जी? देखिए, नियम तो कानून है, लेकिन बहुत सारे टीवी चैनल आज की तारीख में क्या परोस रहे हैं और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज में किस तरह के जहर फैला रहे हैं, सबको पता है। कोई कार्रवाई होती क्या उनके खिलाफ? देखिए, कानून की कमी नहीं है इस देश के अंदर, कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। और अभी मैं एक अच्छी बात सुना था ओटीटी के बारे में, मेरा एक उसके बारे में मशवरा है। मुझे लगता है कि 3 कैटेगरी क्रिएट करके दरअसल सरकार ने ओटीटी कंटेंट वालों को नंगई परोसने का लाइसेंस दे दिया है कि भाई 18 साल से ज्यादा का है, बच्चों को भी पता हो गया ये जो सीरियल है वो 18 साल ज्यादा का, इसी को देखो, बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे लगता है कि हम एक अपने आप में हिपोक्रेट लोग हैं। इसलिए हैं क्योंकि जिस देश के अंदर कामशास्त्र की परिकल्पना आज से 2500 साल पहले हुई हो, जहां कामदेव की बात की गई हो, जहां अप्सराएं करती हो, जहां पे आपके खजुराहो का मंदिर बना हो, वहां हमको इस बात में आपत्ति होती है कि यार यहाँ पे काम कलाएं दिखाई जा रही हैं, और ये बड़ा, अगर ये दिखाएंगे तो हमारे बच्चे भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या बच्चों को पता नहीं है क्या? हम दिन भर अपने बच्चों के सामने बैठ के माँ बहन की गालियां देते हैं, और ऐसे सैकड़ों परिवार नहीं, 10 में से 9 परिवार होंगे जिनके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं। हम कहते हैं फिल्मों में गाली नहीं दी जानी चाहिए। अरे भाई, सच्चाई से क्यों भागते हो? या तो फिर आप वो की क्यों किताबें बंद कर दीजिए, काम कला वाली किताब बंद कर दिए, खजुराहो के मंदिर बंद कर दिए, कामदेव की बात बंद कर दिए, अप्सराओं की बात बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए आप।
आशुतोष जी हम लोग हिपोक्रिटिकल लोग हैं दरअसल। नहीं छोटे छोटे जवाब, समय कम है। हर्षवर्धन, मैं भी इसका एक जवाब दूंगा, लेकिन एक मिनट। हाँ। बुजुर्ग रस्तोगी जी बैठे हुए हैं। हाँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आश्रम में उन्होंने काम किया है, काम नहीं किया? हाँ। क्या उसमें वो नंगाई नहीं दिखाई गई थी क्या उसके आधार पर उन्होंने कहा नहीं मैं तो इस फिल्म इसमें काम नहीं करूंगा, आप तो नंगाई दिखा रहे हो? आप वहां काम भी करते हैं और फिर आप उससे कमर्शियल बेनिफिट भी कमाते हैं और फिर बाहर कहते हैं नहीं जी हमें तो नहीं करना। रस्तोगी जी, सर रुकिए ना, अब आप इतने सारे सवाल सबकी तरफ फेंक रहे हैं, जवाब लीजिए। रस्तोगी जी आप छोटा जवाब, उसके बाद हर्षवर्धन भी, पांडे जी, फिर मैं भी एक जवाब दूंगा इसका। रस्तोगी जी बताइए। जवाब दूंगा। हाँ देखिए, सवाल ये है कि मैंने दुनिया भर का ठेका नहीं ले रखा है। मैं चाहता जरूर हूं कि ये चीजों में सफाई रखी जाए। मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैंने इसको किया था, मैंने सीन्स किए, मैंने अभी भी किया है। मैंने एक इस पे वेब सीरीज की है, विकास यादव पे सीरीज की है, अभी मैं रक्तांचल पे मैं वेब सीरीज करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन मैं इस चीज का बड़ा ख्याल रखता हूं कि मेरी सीन्स में कोई गंदगी न हो, कोई उसमें भ्रष्टाचार न हो, कोई इसमें अपशब्द न इस्तेमाल किए जाए। आप मेरी कहीं पर भी देख लीजिए आशुतोष जी, मैं ये बात को चैलेंज करता हूं कि कहीं पर भी आपको मेरे डायलॉग्स में कोई गंदगी नहीं मिलेगी। अब जहां तक प्रोड्यूसर्स की बात है या जो कंटेंट की बात है, जो लोग जैसे पेश करते हैं, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता हूं। उसी के लिए जरूरत है। नहीं आशुतोष जी, उन लोगों आशुतोष जी यहाँ मेरा कहना नहीं सर, ये तर्क आपका गलत है ना सर। नहीं, अगर मुझे फोर्स किया जाता, देखिए आलोक जी, आशुतोष जी आप भी रुकिए। आपको ये न्यूडिटी का सीन करना, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बहस है, ये जो बहस है, ये संस्कारों की बहस है। इसमें कोई आदमी पूरे समाज का ठिकाने नहीं। आशुतोष जी सुनिए ना, आपने हिपोक्रेसी नहीं है, ये हिपोक्रेसी नहीं है। इसमें हर व्यक्ति को अपने स्तर पे अपनी शुचिता, अपने संस्कार तय करने पड़ेंगे। ये हिपोक्रेसी नहीं है आशुतोष जी, ये इंडिविजुअल पे तय होता है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवारों में गालियां देते, तो उसको आप अप्रूव करते हैं क्या? कि मां बहन की गालियां देके बात करने को बहुत अच्छी चीज है क्या है कि आप इसको अप्रूव करें? हाँ सब लोग देते हैं इसलिए हम भी देंगे, ये नहीं हो सकता है हमारे समाज में। सर एक मिनट सुनिए ना, इस बहस को इसलिए हम आगे नहीं ले जाना चाहते क्योंकि ये जो सवाल आपने सीरीज ऑफर हुई थी, नहीं हर्षवर्धन की बात चलते हैं। आशुतोष जी सुनिए ना, नहीं मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, हाँ सुनिए ना, इसका जवाब नहीं स्वीकृति मुझे बता दीजिए। अब आप सुनेंगे ना एक बार सर, अब आप एक बार सुनेंगे ना, आप बोल चुके, अब आप सुन लीजिए। समाज के अंदर चाहे वो खजुराहो हो, चाहे वो कामसास लिखा गया हो, उसकी स्वीकृति है। पति पत्नी के बीच में संभोग के संबंध होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप चौराहे पे खड़े होकर करने लगेंगे। ये संस्कार सिखाते हैं आपको कि आप किस चीज को कहां करेंगे। आशु जी क्या बातें आप कर रहे हैं? आप भारतीय वांग्मय को पढ़िए, भारतीय संस्कृति को पढ़िए, आप समझिए उसको। चौराहे पर है नहीं है ना, इसी को तो रोकना पड़ा है। ये गलत है, आपको ये अधिकार है, लीगल राइट है आपको, लेकिन वो काम आप चौराहे पे नहीं करते हैं। इसी को सभ्यता और संस्कार सिखाते हैं आपको। इसको इंडिविजुअल लेवल पे लागू किया जाता है, कोई कानून नहीं लागू कर सकता, इसलिए रेगुलेशन है। हर्षवर्धन संक्षेप रखिए, समय कम है। ये जो मॉरल पॉलिसिंग है ना, खजुराहो का बहुत संक्षेप में सर, मॉरल पॉलिसिंग नहीं है ये जी। नीरज जी, हाँ। वैसे तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है, और मुझे लगता है कि संभोग से संतान उत्पत्ति होती है, और कक्षा 8 से ही और उसके पहले भी बाकायदा बच्चों को बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो बताया जाने लगता है। ये शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कैसी बात कर रहे हैं आशुतोष जी? और दूसरा ये है कि उनकी संगत बड़ी खराब है। अगर उनके 10 में से 9 लोग माँ बहन की गालियां घर में देते हैं तो बहुत खराब संगत में रहते हैं। आशुतोष जी को वो संगत ठीक करनी चाहिए। हम लोग तो जानते हैं कि जो अच्छे भले लोग गाली भी देते हैं वो अपने घर में जाकर कोई माँ बहन की गाली नहीं देते हैं, शांत हो जाते हैं। संगत सुधारिए आशुतोष जी, बहुत खराब संगत में आप हैं, बहुत खराब संगत में। आशुतोष जी कह रहे हैं हमारे अगल बगल वाले देते हैं, हम नहीं देते हैं। नहीं, मैं इसीलिए ये थोड़ी ना बुरे आदमी है। इनकी संगत 10 में से 9 खराब है। 10 में से 9 अगर माँ बहन गाली दे तो संगत सर हर्षवर्धन जी रुकिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समय बहुत कम है। एक छोटे कमेंट मैं इधर लेना चाहूंगा। पांडे जी बहुत 30 सेकंड आपके लिए, आशुतोष जी 30 सेकंड आपके लिए, और दूसरे वाले वकील साहब 30 सेकंड, 30 से ज्यादा मत लीजिए सर, एकदम समय खत्म हो रहा है। पांडे जी पहले आप बोलिए। देखिए
नीरज जी देखिए क्या है ना, ये कोई भी व्यक्ति जो ये ओटीटी की डिमांड बहुत पुरानी थी और कई कोर्टों में लंबित थी, इसलिए उसकी बात नहीं है। ये क्या है ना, ये बार बार एक नया एजेंडा देश में कुछ लोग चलाते हैं। देखिए वो पॉलिटिकली लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो फेक न्यूज का सहारा लेते हैं। अब फेक न्यूज में उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो यूट्यूब है, फेसबुक और ट्विटर है। आपने देखा कि इन तीनों के माध्यम से कुछ चैनल है जिनको अब कोई नहीं देखता, तो वीडियो काट करके वो भर दिन फेक न्यूज चलाने की कोशिश करते हैं। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, एक टाइम में वो नंबर 1 चैनल था इंडिया का। अब कोई देखता नहीं है, तो एक जर्नलिस्ट है वो अपने आप को एक स्माइल दे करके केवल झूठ परोसने जी। पांडे जी हर रात 9 बजे आकर के। पॉइंट हो गया। आलोक शर्मा जी 30 सेकंड। आलोक शर्मा जी 30 सेकंड। इन रूल्स पे देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेकर सर वो दिखाई नहीं देगा उतनी छोटी स्क्रीन में, आप बता दीजिए ना सर। हाँ अरे सुनिए ना सर, मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन माने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स में देखे जाते हैं। एक दिन में 18 बार झूठ बोला इन्होंने। अरे सर फिर आप वहीं पहुंच गए, जिनके बारे में इसीलिए तो ये बने रेगुलेशन। ये खाली आपके लिए थोड़ी, आशुतोष जी के लिए थोड़ी बने, हर्षवर्धन के लिए भी रेगुलेशन बने हैं। ये रेगुलेशन बराबर से हर्षवर्धन और आशुतोष जी और आपके और पांडे जी के ऊपर लागू होंगे, रस्तोगी जी के ऊपर भी लागू होंगे। रेगुलेशन ये किसी एक के लिए नहीं सर, यही तो हमारी आपकी जिम्मेदारी, यही तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए ये जो विषय आज का है ना, ये सर उठाना पड़ेगा ना। ये अभी जो बात आशुतोष जी ने रखी, जो हर्षवर्धन कह रहे हैं या जो रस्तोगी जी कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति या पुलिस इसका ठेका नहीं ले सकती। हमारे आपके बीच में एक क्या कहते हैं उसको, कॉन्शियस चेतना नाम की चीज होती है जो हमें सिखाती कि हमें हमारी लिमिट कहाँ है, हमें वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर हम वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हम पता नहीं कौन से समाज में रह रहे हैं। मैंने आपको एकदम सिंपल, एकदम क्रूड उदाहरण दिया कि पति पत्नी के बीच के संबंध को सामाजिक, कानूनी, हर तरह की वैधता है, मान्यता है, लेकिन आप चौराहे थोड़ी करने लगते हैं। ये संस्कार सिखाते हैं आपको कि कौन सी चीज आप कहाँ करेंगे, किसके साथ आप कैसे बात करेंगे। आप अपने पिताजी के साथ माँ बहन की गाली देके बात करेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। ये आपको सिखाए जाते हैं, इसीलिए कहा कि सेल्फ रेगुलेशन कर लीजिए, वरना पुलिस के डंडे पे तो सर सब कुछ सिखाया जा सकता है। भाईबीन होए ना प्रीत, डंडा चलेगा तो फिर सब लोग सीखेंगे, लेकिन वो एक बहुत खराब समाज की स्थिति होती है। लेकिन अभी ये चर्चाएं अभी चलेंगे, अभी देखिए कुछ और निकल के आगे तो उसमें और बात करेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।